नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका ऑफ द रिकॉर्ड में बहुत स्वागत करता हूं। इस बार हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग यानी कि वो संस्था जो देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, चुनाव कराती आ रही है। मगर अचानक ये संस्था क्यों विवादों में आ रही है और विरोधी पार्टी क्यों इसको लगातार निशाना बना रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी हैं, रशीद किदवई जी और संजीव आचार्य जी, जिनका अच्छा लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अनुभव है। रशीद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आयोग है, अचानक क्यों राहुल गांधी इसको लगातार निशाना बना रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़े सबूतों के साथ बता रहे हैं? धन्यवाद ब्रजेश, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। देखिए, पहली बात हमें समझना चाहिए चुनाव आयोग क्या है और उसका काम क्या है। चुनाव आयोग जो है वो सरकार का हिस्सा नहीं है। एक संविधान का एक अलग उसको एक प्रावधान है, उसका संस्था है। प्रोटेक्शन है, संस्था है। और उसका काम चुनाव कराने का है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना है। तो जैसे हम कहते हैं कोई भी अंपायर होता है या मैच रेफरी होता है, उस भूमिका में है। तो पहली बात ब्रजेश, जनमानस में एक उसके प्रति आदर, सम्मान और विश्वास का भाव हो। अगर लोगों में कोई भी कारण हो, अगर विश्वास का अभाव हो, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। और इसीलिए मुझे लगता है, जब आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ जिस तरीके से उस पर एक राजनीतिक दल बार बार इल्ज़ाम लगा रहा, आरोप गंभीर है, और उसकी सफाई में कौन आता है? जो सत्ताधारी दल या गठबंधन। तो यहाँ के ऊपर उसकी भूमिका बड़ी संदिग्ध हो जाती है। संजीव भाई, क्या कहेंगे? आपने बहुत चुनाव देखे हैं, तो क्या कभी ऐसा दौर देखा और ये क्यों बार बार, क्या वो हारने वाली जो टीम होती है वही एम्पायर पे उंगली उठाती है, जिस तरीके से चुनाव आयोग पे उंगली उठाई जा रही है? नहीं, देखिए, इसके लिए थोड़ा-सा हमको पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में, क्योंकि ये सारी घटनाएँ क्यों, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम कब हुई? जब टीएन शेषन आए। और उसके पहले जब बिहार, उत्तर प्रदेश में हम लोग बूथ लूटने की घटनाएँ सुनते थे, जी। आपको पता होगा सबसे पहला बूथ बेगूसराय में लूटा गया था, बिहार के। और वो घटना, मतलब वहाँ बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता लड़ रहे थे, चंद्रशेखर सिंह। और वो वहाँ पहली बार बूथ लूटने की घटना हुई थी। उसके बाद फिर ये लगातार घटनाएं होने लगी। हमने देखा है कि बिहार के बड़े बड़े बाहुबली जो थे, वो पता चलता था गांव में जो एक पूरे गांव के वोट डाल दिए उन्होंने, और उन लोगों के जिनके नाम मतदाता सूची में वो डाल ही नहीं पाए। तो फिर ये ईवीएम का टाइम आया कि भाई इसको करें। टीएन शेषन इसलिए याद रखे जाते हैं कि उन्होंने इस चुनाव आयोग नाम की संस्था, जो संवैधानिक संस्था है, इसकी विश्वसनीयता और साख को कायम किया। और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतना बड़ी चुनाव प्रक्रिया होती है, लोग देखने आते हैं। इसके लिए ऑब्जर्वर्स कई देशों से आते हैं, हमारे यहाँ से भी हम लोग जाते हैं अमेरिका वगैरह में चुनाव देखने। तो वो लोग बड़ी तारीफ करते थे कि इतने बड़े देश में इतना बड़ा चुनाव कराना, संपन्न कराना, वो भी सफलतापूर्वक, वाकई में बड़ा काम है। लेकिन अब ये पिछले कुछ 3-4 चुनाव से एक सत्ताधारी दल जो अभी हैं, उनकी लगातार जीत होती जा रही है, एक के बाद कई राज्यों में, एक के बाद एक कई राज्यों में, लोकसभा में। और जो विपक्षी दल है, मुझे, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को ऐसा लगता है कि वो बौखला कर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि उनकी हार, जहाँ अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई बेंगलोर आप जीत गए, हिमाचल आप जीत जाते हैं, या पंजाब आम आदमी जीत जाती है। तो जब कांग्रेस या ये दूसरी पार्टी कोई और स्टेट में जीत जाते हैं, तब आप चुनाव आयोग के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। ये विश्वसनीयता का सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो इस समय देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ तथ्यों के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ सामने आए हैं कि साहब ये फलानी जगह पे ये मतदाता सूची में से नाम अचानक गायब हो गए। कई लोगों ने उसमें कहा, अभी लगातार उसमें आप देख रहे होंगे कि ट्वीट भी कर रहे हैं लोग कि ये हमारे परिवार के नाम थे, 20 साल से थे, अचानक कट गए। तो ये जो अब इसको ये माना जा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से डिलीशन हो रहा है। और पिछले कुछ चुनाव में हम लोगों ने देखा कि चुनाव कराने वाले तो आमतौर पर राजनीतिक दल होते थे, मगर जिस तरीके से वे एजेंसियों की मदद ले रहे हैं, प्रशांत किशोर की एजेंसी होती है और लोगों की एजेंसियां होती, बहुत सारी, कोई अरोड़ा जी है उनकी एजेंसी होती है, बहुत लोग अपनी एजेंसियां ले लेके आते हैं और पूरा चुनाव डिज़ाइन करते हैं। को देखिए, हमें बहुत गंभीरता से इन सब चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए और इसके कुछ बातें, मतलब आपके माध्यम से जो विस्तार न्यूज़ का कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताने। देखिए, एक तो जैसे संजीव ने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि जो जीत जाता है वो हारे वाले को दिखाता है कि ये तो अपनी खींच बिटा रहे हैं या बौखला गए हैं या अपनी हार के लिए बहाना। देखिए, चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो बड़ी गंभीर एक्सरसाइज होती है। उसमें कोई भी हो, 5%, 2%, हारा हुआ, जीता हुआ, कोई भी अगर उस पर आपत्ति करता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे देश में आप देखिए, और ब्रजेश आपका बड़ा लंबा अनुभव है कि जो चुनाव के बाद में जो इलेक्शन पिटीशन दर्ज की जाती हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में, अब तक 1951-52 से चुनाव आज तक जो है, उनके फैसले जब 2-3 चुनाव हो जाते हैं तब आते हैं।
नहीं, हमें मध्य प्रदेश में तो एक चुनाव ऐसा हुआ था कि धार का चुनाव ऐसा हुआ था, नीना वर्मा जी का, कि उनका जब वो एक वोट से हाँ वो एक वोट से जीती बाल थी। मुकुंद गौतम बाल मुकुंद कांग्रेस गौतम से ने उनके थे। खिलाफ केस लगाया था और बाल मुकुंद गौतम बिल्कुल उनके टेन्योर के आखिरी दिन शपथ ली थी। हाँ, शपथ ली थी, उनका फैसला आया था तो आके शपथ ली मजाक थी। है। मजाक है। जब उनका पूरा टेन्योर 5 साल का खत्म हो गया तो उसमें एक दिन के लिए उनको शपथ लेनी पड़ी। तो जी, तो आप उनके जो बीच में जो सर्वे एजेंसीज की और उनके पोलस्टर जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं, ये एक बड़ा, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के, ये बड़ा गोरख धंधा है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि इतने प्रतिशत इतने इस समुदाय ने दिया, इतने महिलाओं ने दिया, इतना दलितों ने दिया, इतना तमाम पूरा लेखा जोखा होता है। अब मैं आपके माध्यम से, संजीव जी भी यहाँ पर हैं, आप भी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस देश में चुनाव प्रक्रिया में सीक्रेट बैलेट है, किसी महिला पुरुष ने, किसी मुसलमान, ईसाई, जैन, किसी समुदाय के, या कोई अग्रवाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, उसने कैसे वोट डाला है, ये कौन सी सर्वे एजेंसी बता सकती है? जबकि प्रथम दृष्टि में मतलब वो सीक्रेट बैलेट है, उसका किसी को पता नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा, इसीलिए मैंने शब्द गौरव धंधा का इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ बड़े, और पूरे टेलीविज़न का मैं ज़्यादा कहूँगा, आज टेलीविज़न पे ही है हम, कि टेलीविज़न में ये कहा जाता है कि साहब इनको इतने % वोट मिले, इतने % वोट है, उसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताइए, आप लोगों ने बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने भी बहुत चुनाव कवर किए हैं, क्या अभी किसी चुनाव में आपको सर्वे करने वाली एजेंसी के लोग एग्जिट पोल करते दिखे क्या? नहीं, कहीं दिखने अभी कोई उनकी विश्वसनीयता मैं तो खराब हो यहाँ गई है। ब्रजेश, कभी कोई सर्वे एजेंसी के कोई भी व्यक्ति का, क्या किसी का को कोविड हुआ था? आप ये बताइए, उस समय पूरे जो बंगाल के, आसाम के, केरल के और तमिलनाडु के सब जगह चुनाव हुए। ये कमरों में बैठ के देखिए, एक ये धारणा बन गई है, हो सकता है हम गलत भी हों, कुछ लोग सही भी करते हों, लेकिन रैंडम सैंपल सर्वे जो भी वो मुझे करते हैं। एक जगह मिले थे, मुझे राघुगढ़ का चुनाव था, जब दिग्विजय सिंह 2003 में चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझे वहाँ कुछ लोग पीछे छुपे हुए खड़े मिले किसी मतदान केंद्र में। मैंने कहा, क्या कर रहे हो भाई? एक छोटा सा बॉक्स लिए हुए थे, उन्होंने, मैंने कहा एग्जिट पोल टाइप एग्जिट पोल, हाँ, तो उस समय एग्जिट पोल कर रहे थे। तो तब मुझे इतने लंबे टेन्योर में 20-25 साल वो में तो हो सकता है एक ही दिग्विजय बार। सिंह खुद ही करा रहे हो। और इसी में मुझे याद आया कि आप ये देखो ना कि पिछली बार चुनाव में भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जब चुनाव लड़े थे उसके फिर पाटन में एक सभा में कह दिया कि मैं एक फार्मूला लाया हूँ कि 384 अगर प्रत्याशी भर देंगे उतनी ही मशीन कर सकती है, उससे ज़्यादा भर देंगे तो हम को बैलेट से कराना पड़ेगा, फिर हम जीत जाएंगे। और 200 लोगों ने फॉर्म खरीद लिए, भर दिए, और उसमें सिर्फ 23 लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए। अच्छा, उसी तरह बाद में क्या हुआ कि यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने कहा राजगढ़ से कि 400 लोग फॉर्म भर दो, लेकिन भरे नहीं लोगों ने। तो उससे एक संशय फैला। बाद में मैंने भी देखा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके FAQ में, तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ इतने जितने, अगर पहले जो मशीनें आती थी, अब नई मशीनें आ गई हैं, एडवांस्ड आ गई हैं, M9 या कुछ आती थी, उसमें कुछ 16 लोगों का होता था, फिर 32 ऐसे करके अब कनेक्ट करके। तो बल्कि फिर मध्य प्रदेश में चुनाव आयुक्त जो अनुपम राजन थे, उन्होंने बयान भी दिया दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कि नहीं भाई 384 तक तो हम करा लेंगे, और उसके बाद की स्थिति ऐसी तो काल्पनिक बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर तब देखेंगे। यानी कि कांग्रेस लगातार इस पे सवाल उठा रही है कि जो ईवीएम से चुनाव होते हैं वो कहीं कंप्रोमाइज हो। कांग्रेस, बहुत समय देखिए, से उठा ही रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा, देखिए ये कांग्रेस की बात कहना, ये एक तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की तरह होता है कि नैतिकता के आधार पर। आप पीछे थोड़ा मुड़ के देखें, 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी गोपाला स्वामी को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और जो GVL नरसिम्हा राव जो भाजपा के एक प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने पूरी किताब लिखी अ फ्रॉड कॉल EVM। सुब्रमण्यम स्वामी तो ने पूरा का पूरा इसका किया। देखिए मोटे तौर पे ब्रजेश, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, जो संजीव कह रहे थे कि देखिए पहले बूथ लूटे जाते थे, तो बूथ लूटने के लिए एक उसको सुधार, मतलब चुनाव सुधार की प्रक्रिया में EVM लाई गई। अब EVM का किस्सा सुनिए। EVM, भारत देश इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसके अलावा कौन से देश में इस्तेमाल होती है? क्या जर्मनी में इस्तेमाल होती है? क्या फ्रांस? जर्मनी का तो कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि ये इसकी विश्वसनीयता जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। जर्मनी में पहले होते थे EVM में, और उसके बाद बंद कर दिए गए। अमेरिका में नहीं होते, ब्रिटेन में नहीं होते। अच्छा, कहा जाता है खर्चे की बात, देखिए हम सब जानते हैं, पिछले चुनाव में चुनाव आयोग कहता है कि 5700 करोड़ रुपए खर्च हुए, 5700 करोड़। और जो हमने एक स्टडी कराई थी, उसमें हमने हमारा जो निष्कर्ष निकाला, मतलब वो वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1,32,000 करोड़। तो इससे कौन सा सस्ता चुनाव हो रहा है? तीसरी बात टाइम की। अब आप देखिए, चुनाव हो जाता है, उसके 20 दिन बाद रिजल्ट आता है,
के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने कहा कि जो ईवीएम मशीन है कंप्रोमाइज हो सकती है। मगर आपने मतपत्रों की बात की, तो हम लोग बात करें 1952 का जो पहला चुनाव था, तो 19 आपने भी किताब लिखी है बैलेट, इसमें भी बहुत सारे पुराने पुराने चुनाव के किस्से हैं। एक किताब मेरी भी जो मैंने पहले चुनाव पे जब लिखनी शुरू की, तो इसमें एक पूरा अध्याय पुराने चुनाव पे था कि कैसे पुराने चुनाव, पहला चुनाव हुआ था और कितना डिफ़िकल्ट था टास्क। आपको याद होगा कि पहले तो वो मतपत्र चलते थे और किसी एक पे ठप्पा नहीं लगाना होता था, मशीन वो पेटियां रखी होती थी। जी, जी, जी। चार पहले चुनाव में तो बहुत ज्यादा है। तो जब पहला चुनाव 51-52 का हुआ, तो जो वो सुकुमार सेन जो थे, जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनको बहुत सारी समस्याएं हुई। तो उन्हें गोदरेज जो था इंडस्ट्री से उससे बात करी, तो बड़े बड़े और पहले तो हर कैंडिडेट का मतलब कि एक वो होता था, एक मतपेटी होती थी। तो उसमें अब इतने ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट खड़े होते थे, तो हमें बहुत सारी समस्याओं से भी जूझना पड़ा। महिलाओं ने जो अपना नाम उन्होंने बता दिया कि फलाने की बेटी, फलाने की बहू, फलाने की पत्नी, अपना नाम नहीं दिया। तो सुकुमार सेन ने सारे नाम काट दिए, और वो तो करीब 1/3 महिलाएं जो थी, खासतौर से हमारे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ सामाजिक मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन पहले यही होता था कि शादीशुदा महिला अपना नाम नहीं बताती थी। तो उससे उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तो आप देखिए पहले का समय बहुत बेहतर था। और जैसे संजीव उनकी बात भी कर रहे थे कि जो टीएन शेषन, उनका एक दबदबा था। नरसिम्हा राव सरकार ने उनके ऊपर बड़े अंकुश लगाए। ये सब कोई भाजपा का समय की बात नहीं, पुरानी बातें है। एक बार तो क्या हुआ, टीएन शेषन जो थे चेन्नई से, उन्होंने जहाज में बैठे और जब तक दिल्ली में आए, इतनी देर में नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश लगा करके एक के बजाय वो 3 मेंबर वो कर दिया चुनाव। आज सरकार क्या कर रही है, जो कहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का इंपीचमेंट हो सकता है, देश के राष्ट्रपति का हो सकता है, प्रधानमंत्री का नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, हर व्यक्ति के लिए प्रावधान है संविधान में। इलेक्शन कमीशन के बारे में सरकार एक 2023 में कानून ले आई कि उनके जो फैसले होते हैं उसको ताउम्र, जिंदगी, आने वाले अनंत समय तक कोई किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये घोर आपत्तिजनक और लोकतंत्र के विरुद्ध, जैसे मैं कह रहा हूँ, जब राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का वो हो सकता है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं? तो एक बार फिर से बात चल पड़ी है कि क्यों ना बैलेट पेपर से करवाया जाए, मगर बात फिर वही होती है घूम फिर के कि इतना सारे बैलेट पेपर, इतना सारा मशीन, इतने सारे संसाधन, मगर कुल मिला के चुनाव जो होता है बहुत अद्भुत प्रक्रिया होती है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जो कॉर्पोरेट आई है और जो एजेंसियाँ आई हैं, तो पूरा चुनाव एकदम कॉल सेंटर वाला हो गया है। मैंने पिछले चुनाव में जो रिपोर्टिंग की थी तो देखा तो बीजेपी, इनफैक्ट कांग्रेस ने भी अपने अपने कॉल सेंटर्स बनाए थे, और जो सरकार की योजनाओं के हितग्राही थे उनको कॉल जाते थे कि आपको ये गैस मिल गई है, आपको ये योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप वोट देने आइए, सबको लेके आइए, मगर आप इस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो योजना बंद हो जाएगी, तो इसका भी आप ध्यान रखने। तो इस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग करके मतदाता को प्रभावित किया गया, और यही वजह है कि इतना बम्पर जो रिजल्ट आते हैं, और इसलिए कहते हैं सरकार चुनाव मुश्किल से हारती है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इतनी ज़्यादा कमर्शियल जैसी हो गई है कि पहले कार्यकर्ता के ऊपर नेता डिपेंड करता था, उसकी बात पे यकीन करता था, फीडबैक उसका माना जाता था, जो बहुत हद तक आरएसएस का अभी बीजेपी में है। और जो फीडबैक वो लोग नीचे से देते हैं उसके बेसिस पे वो लोग सर्वे और बाकी चीज़ें, इनने अभी जो नए पिछले मोदी जी के आने के बाद से हमने देखा है कि ये प्रोफेशनल एजेंसीज हायर हो गई और वो लोगों से सर्वे कर रही हैं और वो सबका पता कर रही हैं, चुनाव कैसे क्या पैटर्न उसका पता कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों का उसके बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इन्होंने एक मैनेजमेंट का एक ये भी रशीद जी को भी पता होगा कि आप ये देखो कि इन्होंने कहा कि जिन सीटों पे हम कभी नहीं जीते उन पे फोकस करके एक प्रोफेशनल एजेंसी लगा दी, उन पे काम कर। उसका नाम रख देते हैं, बीजेपी ने कहा था आकांक्षी सीट। हाँ, आकांक्षी सीट में सबसे देश भर की सबसे बड़ी आकांक्षी सीट उनकी थी छिंदवाड़ा, और वो छिंदवाड़ा उन्होंने जीत के बताई। हाँ नहीं, और दिलचस्प ये होता है कि जैसे हम लोग को जब चुनाव के पहले दिखते थे, शिवराज जी के पास भी बहुत सर्वे एजेंसियां होती थी। कुछ उन सर्वे एजेंसी वालों को आप और हम सब जानते भी हैं, जो उनके बहुत मुंह लगे सर्वे एजेंसी वाले थे। तो कहते हैं शिवराज जी 3 सर्वे करवाते थे, एक चुनाव के 6 महीने पहले, एक चुनाव के 1 महीने पहले, एक चुनाव के कुछ दिनों पहले। और वो सामने वाले कैंडिडेट को, जो विधायक होता था, उसको बुला के बताते तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारा यहाँ सुधारो, वहाँ सुधारो। तो ये सब प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती थी, जो हम लोग को सुनने कैसे मिलती थी, वही लोग आके बताते थे कि हम उनके पास गए तो 3 सर्वे की लिस्ट लेके बैठे, कहा कि इसमें तुम फर्स्ट हो, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड हो। इनफैक्ट कमलनाथ जी के साथ ये बहुत होता है, कमलनाथ जी बहुत सर्वे प्रेमी नेता रहे।
तो जो जब नगर नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उनने 4 लोगों को बुलाया, कहा कि तुम, जैसे रीवा का उदाहरण था, उनने तो रीवा के 4 कैंडिडेट्स को बुलाया, कहा कि तुम चारों लड़ रहे हो ना, मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या है, तुम पहले नंबर पे हो, तुम दूसरे नंबर पे, तुम तीसरे नंबर पे। और जिस पहले नंबर वाले को टिकट दी उससे कहा कि इन तीन लोगों से इनकी मदद करना, और पहला नंबर वाला जीता। तो वो हर एक बड़े नेता के नहीं, अपने अब काम। इसमें तो ब्रजेश जी सबसे मजेदार बात ये है, आपको भी मतलब चूंकि ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये पूरा ग्रो के बता देंगे साहब ये कौन कौन इसमें 3-4 हैं और ये उसी पे भरोसा कर लें। नहीं, वो सर्वे एजेंसी वाला बड़ा खेल भी करते हैं, जिस व्यक्ति को टिकट दिलवानी होती है उसके नाम का सर्वे करके किसी नेता पैसे तक भी खा पहुंच वही लेते वही हैं। मैं कह रहा हूँ। हाँ, देखिए, पैसे खा एक लेते हैं वो। बुनियादी तौर पे हमें फिर समझना चाहिए ब्रजेश की लोकतंत्र में जो ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें कोई मतलब रजत पुरस्कार नहीं होता, कांस्य पदक नहीं मिलता, कोई देयर इज नो सिल्वर मेडल इन पॉलिटिक्स। जो जीता वो सिकंदर, जो जीत जाता है और जो हार जाता है वो ये सर्वे एजेंसी की बात करता रहता है। तो देखिए, इंदिरा गांधी ने कोई इस तरह का सर्वे और वगैरह उस पर कोई उन्हें ध्यान नहीं देती थी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जितने भी कामयाब लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको आप अगर व्यक्तिगत रूप से भी मिले होंगे तो उनको कभी उन्होंने ये सब चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करी, वो चीज़ों को समझते थे। आज नरेंद्र मोदी भी देखिए, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सर्वों को एक तरीके से एक एनालाइज करते हैं, टूल लेकिन है उनकी अपनी एक अपनी राजनीतिक सोच, और यहीं पे मुझे लगता है कि विपक्ष में और सत्ताधारी दल में एक ये बड़ा फर्क है कि वो टेक्नोलॉजी को अपने साथ रखते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है। और कई बार विपक्ष के नेता जो हैं, वो जो ममता बनर्जी यहाँ पे देखिए, वो उनका एक अपना पूरा का पूरा, भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था पिछले चुनाव में भी और अब की भी, लेकिन खुद ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उस फैक्टर की जो है कोई सर्वे एजेंसी उसका काट नहीं ला सकता कि ममता को कैसे हराए बंगाल में। अगर आप किसी से पूछें तो उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को ये अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए, बजाय इसके कि जैसे हरियाणा का फिर मैं बात करूंगा, भूपेंद्र हुड्डा एक इतने बहुत बड़े एक कद्दावर नेता थे और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो एक अपनी समझो, उससे किसी को भी दोषी आज तक नहीं ठहराया। आपने भी कई रणनीतिकारों का, और जो वहाँ के 4 लोग थे, जो क्या कहलाता था, SRK कहलाता था, तो SRK ग्रुप जो था उसे शाहरुख खान से खैर अभी भी वो ऐसे ही रशीद वही जी, बल अभी बोल आप रहे हैं, भी हाँ। देख रहे हैं कांग्रेस में अभी भी जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द 4-5 बिल्कुल, लोग हैं, तो accountability उसी नहीं तरह है। के हैं, तो accountability सर्वे नहीं है। एजेंसी से कम काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ब्रजेश देखिए, भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है। अगर कोई भाजपा कोई राजनीतिक रूप से उसकी दुर्गति का जिम्मेदार होता है तो उसको एक तरीके का पनिश किया जाता है। हाँ, तुरंत बाहर हो पर जाता मैं एक विषय जरूर ब्रजेश जी यहाँ पे इसी से जुड़ा उठाना चाहूँगा कि राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, इसी से ही विवाद हुआ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पर मैं फिर मानता हूँ एक राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार 36 साल के बाद मुझे लगता है कि ये मुद्दा चुनाव का नहीं बन पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये उठा रहे हैं, वो बड़े एग्रेसिवली उठा रहे हैं, लेकिन आप आम आदमी से बात करो। अभी मैं महाराष्ट्र, गोवा सब जगह घूम के आ रहा हूँ, आप आम जनता को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत गंभीर, रशीद जी ने अच्छी बात कही शुरू में कि ये एक गंभीर विषय है, चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने हाइड्रोजन बम लेके आ रहा हूँ, वो हाइड्रोजन बम फूटे ही नहीं, वो बूटेगा और फूट जाए, लोगों को पहले से बोल दिया अभी फोड़ेंगे, या तो बोलना चाहिए इसके बाद फोड़ूंगा, अभी नहीं सूतली देखिए, बम अब फोड़ूंगा। आपके प्रोग्राम्स के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो जो हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी का, जो मेरा आकलन है, बनारस वो का है, बनारस का मामला है। वो और हम भी समझ बनारस रहे हैं में उस चीज़ को। और बनारस में बड़े पेड़ पे उलटफेर हुआ अरे था। इतनी तो बार अगर बोल दिया कि वो लोग सतर्क हो जाएंगे, आपने इतनी बार तो बोल ही दिया है कि नहीं, उसका अनुमान वो भी देखिए, लगा रहे हमारा हैं। काम कोई किसी राजनीतिक दल को फायदा या नुकसान पहुंचाने का नहीं, लेकिन मैं एक देश का एक नागरिक होने के, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर चाहे वो बनारस हो, चाहे इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, वो तो जीती हुई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, सुप्रीम ने हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया और मामला बहुत ही ज्यादा कि मंच के ऊपर वो यशपाल कपूर मौजूद थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जिनके त्यागपत्र में कहते हैं बैक डेट से बात थी। आज के मामले में तो वही नहीं होता। इनफैक्ट हमारे जो शिवराज जी के मामले में कोर्ट का जजमेंट आया था, उसने क्या लिखा था कि कोई 20,000 के मामले में मुख्यमंत्री को ऐसी तैसी करेगा। तो ये हाल है। तो देखिए, बात फिर मैं आपसे कहूँगा, बात प्रश्न यही वाली बात है, विश्वसनीयता की बात है, और विश्वसनीयता के लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये एक अनपॉपुलर व्यू है। देखिए ब्रजेश, बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा वोट चोरी के बारे में, और इनकी बात मैं मानता हूँ कि उसकी अहमियत इस तरीके के राजनीतिक रूप से नहीं है। अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में है तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तो वोटर, जिसका बेचारे का नाम कट गया या काट दिया गया, वो तो अदृश्य है, वो तो अपने उसका मत ही नहीं है, तो उसकी राय कुछ नहीं होगी। इस बात को कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो
और वो गंभीरता से एक मुद्दे को लेकर के आए, या वरिष्ठ लोग सब साथ में हों, विपक्ष के अन्य नेता भी उसमें शामिल हों, उसको एक उस तरीके से रखें वो कि जिससे लोगों को लगे कि ये एक बड़ा मुद्दा है। आप भी व्हाइट टी मेरा शर्ट मतलब पहन लें है- तो आप शामिल हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं वो तो आप मेरी समझे नहीं बात में, हम चौकड़ी में है नहीं उसमें। अब ये तो जो लोग हैं वो सलाह देने वाले 3-4 लोग हैं जो उनके यहाँ पे वो गलत सलाह। अब क्या होता है, जैसे क्यों लोग बोल रहे हैं कि साहब वो भेड़िया आया वाली कहानी हो गई कि आपने बच्चा ने बार बार बोल दिया, अब सही में आ गया भेड़िया। अब हाइड्रोजन बम लेके आ रहा हूँ, एटम बम लेके आ रहा हूँ, तो भैया फोड़ते। अब लोगों ने अनुमान लगा लिया कि आप बनारस से लेके, वो हंस भी रहे थे पिछली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने वहाँ खड़े होकर कहा आप बनारस की बात कर रहे हैं, तो हंस के मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने। अब लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देखिए एक चीज़ समझिए आप, अभी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस समय चरम पे है। आप उनकी विश्वसनीयता, उनकी नेतृत्व की लोकप्रियता, इन दोनों चीज़ों पर सवाल खड़े इस तरीके से नहीं कर पाओगे। ये मुद्दा गंभीर हो सकता है, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां हैं, इसको लेकर के मतभेद हैं तमाम लोगों के, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इस समय राहुल गांधी को एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इस वोट चोरी के मुद्दे को इस तरीके से, कोई और को खड़ा कर सकते थे। वो इनके वकील जो राज्यसभा पा लेते हैं अपनी वकालत के चक्कर में, वो सब क्या कर रहे हैं? ये काम राहुल गांधी का नहीं है कि वो स्टूडेंट लीडर की तरह आके खड़े होकर वो करते हैं जैसे प्रेजेंटेशन। वो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा जिस तरीके से इनफैक्ट इसको कल भी हम बनाना लोगों ने चाह जो रहे हैं। जनता से बात की, जो रिएक्शंस आए, तो उनमें वही माना जैसे आपने कहा कि जिसका वोट नहीं कटा वो कहाँ की वोट चोरी हो, जिसका काट गया वो वोट चोरी। जिसके घर मगर तक फिर आग भी नहीं आई। हाँ, मगर देखिए फिर भी लोकतंत्र में फिर देखिए लोकतंत्र में आप क्या मानते हैं, आपका क्या आकलन है? मोहनलाल धरती पकड़ का देश के लोकतंत्र के में कोई योगदान है या नहीं है? नहीं ग्वालियर के थे हाँ। और उन्होंने अपना सब वो करके हर चुनाव लड़ते, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और बिल्कुल नीचे वाला चुनाव भी लड़ते थे। मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है। मेरा मानना ये है कि देखिए लोकतंत्र में ये एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा में खासतौर से जो बेईमानी है तथाकथित मैं कहूँगा, क्योंकि सबूत का अभाव है, कोई ऐसी बात स्टैब्लिश नहीं हुई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो मेरे मन में उसके प्रति एक सम्मान का भाव है। फुटबॉल के मैच में कोई भी जीते, लेकिन या क्रिकेट के मैदान में, लेकिन प्लेइंग कंडीशन तो एक जैसी होनी चाहिए। अगर अंपायर शकूर राणा है तो उस मैच का, उस नतीजे का कोई मतलब नहीं है। शकूर राणा से आप बहुत प्रभावित हैं। राणा, आप पाकिस्तान क्रिकेट बहुत देख रहे हो। नहीं, मगर फिर भी हम सब जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो संस्थाओं से चलती है। संस्थाओं की अपनी विश्वसनीयता बनी रहे। कोई यदि उस पर सवाल उठाता है तो उस सवाल का जवाब वैसा ही दिया जाए जैसा जवाब है। तो वो लगातार कोशिशें हो रही हैं, मगर फिर भी चुनाव एक बड़ी संस्था, और चुनाव एक ऐसा कर्म है, ऐसा काम है जिसके चलते सरकारें चुनी जाती हैं। पवित्र काम है, सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारें हटी जाती हैं। और हम लोग ने 18 लोकसभा चुनाव देखे हैं, उस आयोग ने किए हैं, और एक दौर में उतार चढ़ाव चलते हैं। मगर फिर भी हम इस बात से एकदम एक मत हैं कि जो लोकतंत्र की जो संस्थाएं, उनकी विश्वसनीयता बनी रहना चाहिए। तो इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने जो इतना अनमोल कंट्रीब्यूशन दिया, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे किस्से हैं चुनाव को लेकर। हम लोगों ने बहुत सारे चुनाव कवर किए, छोटे मोटे, मगर निश्चित ही बहुत सारी अच्छी बातें हुई। और फिर बात वही कि संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, फलेगी फूलेगी, और ये हम सबकी चिंता और देश की भी चिंता है।